नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष जो कि आपके सामने लाइव हैं और आज बात करने आए हैं एक बेहद जरूरी मसले पे, और वो है मसला एजुकेशन लोन का। देखो, जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुका है और इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा या तो वो आईआईटी जाने के लिए तैयार कर रहे हैं या एनआईटी जाएंगे या कोई प्राइवेट कॉलेज के लिए खोज रहे होंगे। पर हर कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो न्यू एज कॉलेज हो, चाहे वो ओल्ड कॉलेज हो, चाहे जैसा भी जो हो, या बच्चा इंडिया में पढ़ना चाहता है या अब्रॉड, पैसा हर जगह लगता है। चाहे जितनी कड़वी बात हो ये, पर उतना सत्य है। एक विकसित देश में, एक विकसित भारत में एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पैसे की वजह से पढ़ाई ना हो पाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि सही और गलत की परिभाषा से बहुत सारी चीजें बहुत परे होती हैं, और ये शिक्षा हमारे देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह कहना पड़ रहा है कि यह शिक्षा भी इस बात से परे है। हमारे देश में आज एजुकेशन लोन की आवश्यकता मेरे को लगता है शायद हर एक बच्चे को पड़ती है। 90% को तो कहना सही होगा, हर एक शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन 90% बच्चों को इस एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है। बचे हुए 10% वो भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ बाप इतने पैसे वाले होते हैं कि वो अपने बच्चों को बिना कोई लोन लिए पढ़वा सके। पर ये 90% बच्चा जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा होने के बावजूद पैसे नहीं होने की वजह से कईयों की तो पढ़ाई तक रुक जाती है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सारे बच्चों को और उन्हीं सारे माता पिताओं की मदद के लिए है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको कानूनन तौर पर बहुत सारे हक दिए जाते हैं भारत के संविधान की तरफ से, भारत के न्यायपालिका की तरफ से, जिससे कि आपका बच्चा पढ़ाई कर सकता है और बिना कोई पैसा हुए होने के बावजूद वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपके काम की चीज बहुत सारी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे वीडियोस में लेकर आता रहता हूं जिससे आपका के प्रॉब्लम का समाधान होगा। क्लियर? सबसे पहले आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे न्यूज देखने को मिले। Many can't afford IITs anymore because of fee hike। IIT का जो मिनिमम फीस है, वो जो सबसे सस्ता IIT है, उसकी फीस भी 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं एक बीटेक के प्रोग्राम में, और अगर बच्चा 5 साल का ड्यूअल डिग्री में है तो वहां पर 10 सेमेस्टर होते हैं। एक बच्चे को 8 से 10 लाख रुपए कम से कम देने होंगे IIT में पढ़ने के लिए, 8 से 10 लाख रुपए। और एक साल में 2 लाख रुपए बहुत कम नहीं होता है, इनफैक्ट कईयों के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। कई सारे तो ऐसे माता पिता हैं जिनके पूरे साल भर की पूरे पारिवारिक आय भी 1 से 2 लाख रुपए नहीं है। हालांकि आईआईटीज और एनआईटीज में इतनी दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज में जिन बच्चों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं उनके लिए पूरी की पूरी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, और इसीलिए बच्चे वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर भी एक दिक्कत है कि आईआईटी में भी बच्चा उस स्कीम को तभी अवेल कर पाएगा फ्री एजुकेशन का, जब एक बार बच्चा उस आईआईटी में पहुंच जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी जो एडमिशन फीस का मार्का रखा गया है वो 35 से 50 हजार रुपए का है, और ये अमाउंट भी कई सारे बच्चों के लिए जुटा पाना मुश्किल है। अभी रिसेंटली एक कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया, जहां पर एक बच्चा 35,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया था, और वो जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाइड था और उसका आईआईटी में सीट आया था। लेकिन वो 35,000 रुपए डेडलाइन के पहले नहीं जमा कर पाया और इसकी वजह से उसकी सीट रह गई। तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ जानकार अच्छे लोग रहे होंगे, कुछ अच्छे वकील रहे होंगे जिन्होंने उस बच्चे का केस लड़ा, और वो बच्चे को सुप्रीम कोर्ट से बात की का आदेश दिया गया आईआईटीज को कि बच्चा इतनी विषम परिस्थितियों में तैयारी कर कर आईआईटी तक का सीट हासिल किया है, आप सिर्फ डेडलाइन की वजह से इस बच्चे का सीट रोक लीजिएगा तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपको इसे सीट देना होगा। और तब आईआईटीज ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया डेडलाइन खत्म हो जाने के बावजूद। तो ऐसी कुछ हमारे बीच 1-2 कहानियां हैं, लेकिन बड़ी कम है। अधिकांश बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज तक पहुंचते हैं काबिल वो भी हैं, पर उनके पास पैसे का साधन कम होता है। तो चलिए अब और बताते हैं कि और आप पैसे के साधन को कहां से जुटा सकते हैं। और ये सवाल हर जगह है, बच्चा कोरा हो, चाहे रेडिट हो, चाहे दूसरे वेबसाइट्स हो, हर जगह बच्चा पूछ रहा है। जैसे एक यहाँ बच्ची पूछ रही है, आई एम गेटिंग एडमिशन इन सम नाइस इंजीनियरिंग कॉलेज बट द फीस आर टू हाई फॉर माई पेरेंट्स टू अफोर्ड, व्हाट शुड आई डू, कैन एनीवन recommend एनी स्कॉलरशिप और शुड आई टेक अ लोन।
तो ये बच्चा पूछ रहा है कि भैया हमको लोन लेना चाहिए कि कोई स्कॉलरशिप है, कुछ बताइए। तो आप स्कॉलरशिप का वीडियो ये नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप की जानकारी भी चाहिए। तो अगर आपको भी एक स्कॉलरशिप पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में स्कॉलरशिप वीडियो जरूर लिख दीजिएगा। अगर बहुत सारे सपोर्ट मिले तो मैं स्कॉलरशिप का एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन कौन से स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन्स क्या क्या होते हैं, या लोन किस किस टाइप का होता है, एजुकेशनल लोन का प्रोसेस पूरा क्या होता है, एलिजिबिलिटी कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, टॉप स्कीम्स क्या क्या है। लोन में भी सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला रखे हैं जिसकी वजह से बच्चों को या तो मुफ्त का लोन मिलेगा या सस्ता लोन मिलेगा या उसका प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो ये सारे स्कीम जो सरकार चला रही है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके स्कीम्स के बारे में भी आज बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जानकारी के तह तक घुसते हैं। सारे लोग तैयार हैं? अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है 3.6 लाख फ्रॉम बिहार एससी कैटेगरी, आउटसाइड में सीएसी मिल जाएगी, कोई गवर्नमेंट में 60% इन बोर्ड्स। नहीं बेटा सत्यम, मुश्किल है थोड़ा, बट ट्राई मारो, शायद कुछ मिल जाए, मेरी जानकारी में मुश्किल है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज बैंकिंग के टर्म में 3 चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? तो कोलैटरल का सिंपल मतलब है गिरवी रखना। तो आप जब किसी से कोई पैसा लेते हैं तो आप उसको पैसा वापस करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो बैंकों में इस बात की गारंटी को ही कहा जाता है कोलैटरल। मतलब अगर आपने किसी से पैसा लिया, मान लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए लिए, तो बैंक कैसे माने कि आप वो 20 लाख रुपए पढ़ने के बाद जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप वो वापस करेंगे? तो बैंक इस चीज के लिए कोलैटरल मांगता है, और जिसे कहते हैं चीजों को गिरवी रखना। कोलैटरल में आप सोना गिरवी रख सकते हैं, जमीन जायदाद, कुछ ऐसी चीज गिरवी रख सकते हैं। कोलैटरल में कोई ऐसी चीज गिरवी नहीं रखी जा सकती कि मैं अपनी जबान देता हूं, मुझसे 10 लोगों के बारे में पूछ लीजिए, मेरे पास एफडी है। अब एफडी उतने अमाउंट का नहीं होगा क्योंकि नहीं तो आप लोन नहीं ले रहे होते। तो कोई ऐसी चीज गिरवी रखी जा सकती है जिसकी मार्केट वैल्यू हो, और मार्केट वैल्यू 2 चीजों की बहुत कॉमन है, एक सोना और दूसरा जमीन या जायदाद। क्लियर? मतलब जमीन जायदाद मतलब रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इसे कहते हैं कोलैटरल। और बैंक में आरबीआई के गाइडलाइंस है कि एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर बैंक पैसा देता है तो वो कोलैटरल रखना उसको जरूरी है। तो वो सर्टेन अमाउंट कितना है? वो जनरली 7.5 लाख रुपए होते हैं। अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो बैंक अगर चाहे तो उस पर कोलैटरल फ्री कर सकता है उसको, ना चाहे तो बैंक आपसे कोलैटरल मांग सकता है। 7.5 लाख के नीचे वाले अमाउंट पे बैंक चाह कर भी कोई कोलैटरल आपसे नहीं मांग सकता है। क्लियर? ये रूल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज होती है रीपेमेंट टेन्योर। तो हर बैंक आपके पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद कितने साल का वक्त अवधि आपको देता है जिसमें आप अपने पैसे को वापस चुका सकते हैं बैंक को, इसे कहा जाता है रीपेमेंट टेन्योर। क्लियर? और तीसरी चीज होती है मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब यह है कि बैंक, अलग अलग बैंकों के रूल अलग अलग रहते हैं, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड का मतलब यह होता है कि जब आपने पढ़ाई खत्म कर ली तो आपने जिस वक्त अपनी पढ़ाई खत्म की उसी के अगले महीने से आप लोन चुकाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। शायद, मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि होता यूं है कि पहला तो आपकी नौकरी तुरंत लग जाए, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी स्ट्रगल करना पड़े, हाथ पैर मारना पड़े, और आज के जो हालात हैं, जैसे नौकरियों की स्थिति है, उसमें बहुत सारे बच्चों की नौकरियां नहीं लगती हैं प्राइवेट कॉलेजेस से। तो वहां पर बैंक इस बात को कंसिडर करता है और बोलता है कि हम कुछ वक्त आपको देंगे, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपका लोन ग्रांट हुआ, आपने पढ़ाई किया, तो पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो 4 साल अगर आपका कॉलेज चल रहा है, 3 साल 5 साल जो भी, उस पीरियड में आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जब आपसे पढ़ रहे हैं तब आपसे पैसा कैसे मांगा जाएगा? तो जब आपसे पैसा मांगा नहीं जा रहा है उस पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। ठीक है? और ये मोरेटोरियम पीरियड जो होता है, ये कॉलेज जब तक चल रहा है तब तक तो रहता है। अधिकांश बैंक इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त देते हैं कि जैसे जिस दिन आपका वो खत्म हुआ, मतलब जिस दिन आपका पढ़ाई खत्म हुआ, उस पढ़ाई खत्म होने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद तक अलाउ करा जाता है कि हाँ, आप 1 साल बाद से पैसा पे करना शुरू कीजिए, मतलब रीपे करना, लोन को रीपे बैक करना शुरू कीजिए। इसे ही कहा जाता है मोरेटोरियम पीरियड। क्लियर है सबको? और ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है, किसी में 6 महीने, किसी में 1 साल, जैसा बैंक से आपकी जैसी बातचीत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ लोन्स क्या होते हैं? तो 2 टाइप के लोन लिए जाते हैं। एक लोन को कहा जाता है डोमेस्टिक एजुकेशन लोन और एक को कहा जाता है ओवरसीज एजुकेशन लोन। नाम बहुत क्लियरली आपको बता रहा है। डोमेस्टिक एजुकेशन लोन, आप जब इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं तो उन कॉलेजेस के लिए जो लोन चाहिए होता है वो डोमेस्टिक में कवर होगा। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं और बाहर वाले किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी भारत में भारत के बैंक्स लोन देते हैं।
ये है रूल, मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट सारे बैंक देते हैं, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सारे लोग लोन देते हैं। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और वहां पे लोन, वहां के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है, लेकिन वो मसला इस सेशन में बहुत एंड में थोड़ा बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक एजुकेशन लोन। क्लियर? डोमेस्टिक एजुकेशन लोन में क्या क्या है? तो इसमें जो कवरेज होता है इस लोन में, आपके ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस, मतलब कॉलेज जो भी पैसा आपसे मांगेगा वो पैसा इसमें कवर है। आपका हॉस्टल और अकोमोडेशन के चार्जेस भी कवर होते हैं, लेकिन ये तभी चार्जेस कवर होते हैं जब आप कॉलेज के ही हॉस्टल में और वहीं के मेस में खाना पीना खा रहे हैं। मतलब अगर आप हॉस्टल फीस कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तभी आपका कॉलेज का हॉस्टल कवर होगा, और अगर आप कॉलेज के अंदर ही खाना खाते हैं तभी आपके मेस चार्जेस भी इसमें कवर होते हैं। पर अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को कॉलेज के बाहर रहना है रूम रेंट पे लेकर, तो उसके लिए बैंक आपको पैसा नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्लियर? तो अगर बैंक से पैसा लेना है तो कॉलेज के कैंपस में रहना पड़ेगा या कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें रहना पड़ेगा। अब और क्योंकि बैंक जो भी पैसा देता है, ये रूल इसलिए है कि बैंक जो भी पैसा देता है वो हमेशा सिर्फ कॉलेज को देगा, कॉलेज के अलावा वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं देगा पैसा। इस बात के लिए क्लैरिटी में रहिएगा। तो अगर आप हॉस्टल में या मेस में रह रहे हैं और वो पैसा कॉलेज को जा रहा है, तब तो वो पैसा बैंक से मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी और इंसान को जाना हुआ, बैंक पैसा नहीं देगा। क्लियर है? बुक्स, इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस, इसके लिए भी पैसा दिया जाता है। तो ये पैसा बच्चे को मिलता है। तो किताबों के लिए हर साल बच्चा 20 से 50 हजार रुपए मैक्सिमम ले सकता है एक साल में, डिपेंडिंग ऑन कि लोन आपका कैसा है। तो ये जो 20 से 50 हजार रुपए आपको मिलता है ना, ये पैसा आपको आपके अकाउंट में, खाते में मिलेगा। और इसके बाद आपको इक्विपमेंट, जैसे मेजॉरिटी, बहुत सारे आज के सारे इंजीनियरिंग में सब जगह लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चा लैपटॉप के लिए भी पैसा बैंक से ले सकता है। और लैपटॉप के लिए जो पैसा लेगा तो इसमें भी आपके नाम पे नहीं मिलेगा। आप लैपटॉप जहां से ले रहे हैं वहां से आपको एक क्या कहते हैं, वो बनवाना पड़ता है, कोटेशन बनवाना पड़ता है। वो कोटेशन को आप बैंक में सबमिट करते हैं कि भैया इतने रुपए का लैपटॉप हमको पड़ रहा है। उतना कोटेशन सबमिट होने के बाद उतना का बैंक चेक बनाती है, वो आप दुकान में देते हैं, दुकान वाला वो चेक को इन कैश कराएगा और तब आपको लैपटॉप देगा। तो ये होता है इसका प्रोसेस। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अगर कुछ ऐसा करना है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, मतलब बैंक से पैसा ले सकते हैं, पर उसके लिए भी पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। क्लियर है? समझ गए सारे? आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, 12वीं आपका पास होना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एडमिशन। ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर कि इंडिया में, अब इसे विडंबना कहो, दुखद कहो, जो कहो, पर रूल ये है कि आपने जब तक एडमिशन नहीं लिया किसी कॉलेज में तब तक आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या? तो जैसे मान लेते हैं आईआईटी का ही जो अभी मैं केस बता रहा था, तो उसमें दिक्कत क्या हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, जोसा की काउंसलिंग या एनआईटी, आईआईटी या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी जाओगे तो तुमको एडमिशन कंफर्म करने के लिए एक एडमिशन फीस देनी होती है। एडमिशन फीस, ठीक है? आईआईटीज में और एनआईटीज में ये एडमिशन फीस 35,000 रुपए है। जनरली बाकी के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 होती है या कुछ कुछ में 1 लाख होती है। ठीक है? अब इतना जो पैसा है ना, ये पैसा आपको देना होगा, तभी कॉलेज कहती है कि आपका सीट या एडमिशन कंफर्म है। और इसी के बाद कॉलेज आपको एक लेटर बना के देती है दैट योर एडमिशन इज कंफर्म्ड एंड दिस इज योर एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन लेटर। अब ये लेटर जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे फलाना ढिमकाना, कोई भी वो आपको पैसा नहीं देगा। तो आपको ये एडमिशन लेटर लेने के लिए ये 35,000, 50,000, 1 लाख जो भी है ये अमाउंट, ये आपके पास होना आवश्यक है। और यहां पर काफी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि कई सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास 2-4-5 हजार रुपए होना बहुत बड़ी बात होती है। अब जिसके पास 5,000 रुपए होना बहुत बड़ी बात है, वो बेचारा 50,000 का इंतजाम करे तो करे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चे को खुद से फाइट मारनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे, कई सारे केसेस में तो बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो पाया है। अब एक केस जो मैंने बताया, वो बच्चा तो इतना प्रबल था, या यूं कह लो कि जान पहचान वाले लोग उसको मिल गए। बच्चा बहुत गरीब था, वो उसको 35,000 रुपये का इंतजाम करना था, 35,000 रुपये, क्योंकि उसका आईआईटी धनबाद में सिलेक्शन हुआ था, बट उसके 35,000 रुपये भी नहीं जोड़ पा रहे थे। जब तक 35,000 रुपये का इंतजाम किया उसके माता पिता ने, उसके रिश्तेदारों ने, तब तक टाइम निकल गया। तो ये बच्चा 35,000 रुपए नहीं जमा कर पा रहा था, तब ये जाके सुप्रीम कोर्ट को बोला। तो लेकिन ऐसे केसेस तो बड़े बिरले होते हैं ना, हर बच्चा थोड़ी सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा
कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप पहले से ही कुछ यार रिश्तेदार इन सब से बात कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो देखो, सरकारी कॉलेज में तो कोई नहीं सुनेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में ये ज़रूर हो सकता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर उनसे बात कीजिए कि देखिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, आप हमारा एडमिशन ले लीजिए, हम आपको एडमिशन के बाद पैसा देंगे, या एडमिशन लेटर दे दीजिए तो हम बैंक से पैसा ला के आपको दे देंगे, कुछ भी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अगर ये बात हो सके किसी प्राइवेट कॉलेज में तो वो आप करके अपना लोन मतलब सॉरी अपना स्टडी इंश्योर कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरा भी सिलेक्शन एनआईटी में हो गया था और एनआईटी में मेरे को 35,000 रुपये देना था। यही 35,000 मेरे टाइम पे भी चलता था। मेरे पास भी 35,000 नहीं थे, और तुम विश्वास नहीं करोगे कि 35,000 रुपये मेरे पास नहीं था। मेरे पास क्या था, 30,000 था। और मेरा सिलेक्शन मतलब एडमिशन नहीं हो पा रहा था कहीं पे, क्योंकि मेरा रैंक थोड़ा सा ख़राब था। तो पहले 4 राउंड में मेरा एनआईटी में किसी एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, जीएफटीआई में हुआ था। जीएफटीआई में मेरे को लेना नहीं था, तो मैं 4 राउंड तक रुका, उसके बाद नहीं सिलेक्शन हुआ तो मैं जाकर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और जैसे ही एडमिशन लिया उसके 3-4 दिन बाद मेरे को खबर मिली कि मेरा सिलेक्शन एनआईटी में हो गया, और वो भी एनआईटी पटना में। एनआईटी पटना उस वक्त भी बहुत अच्छा हुआ करता था, मैं पटना का रहने वाला था, होम स्टेट कोटा लगा। तो एनआईटी पटना में एडमिशन हुआ और एनआईटी पटना ने बोला कि 7 दिन के अंदर 35,000 रुपये दीजिए। मैं, मेरे पिताजी, सारे लोग बहुत ज़्यादा छटपटाए, बहुत हाथ पैर मारे कि किसी तरह से एनआईटी पटना में एडमिशन हो जाए, क्योंकि एनआईटी है भाई। लेकिन 35,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया था। अगर ये इंतजाम हो जाता तो इसके आगे बैंक पैसा दे देता। बैंक के पास भी मैं गया था, तो बैंक ने भी बोला कि आपको ये एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली में चूंकि वो सरकारी कॉलेज, वहाँ पे तो कौन मदद करता, कोई नहीं करता। तो एक्चुअली में यही हुआ कि मैं एनआईटी से इसलिए नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मेरे पास ये 35,000 रुपये नहीं थे। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान दीजिएगा कि पैसा आपको पहले से इंतजाम करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, उसके बाद अब 2 टाइप के लोन्स होते हैं। एक लोन को कहा जाता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन जैसा नाम है कि ये सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप कोलैटरल देते हैं। कोलैटरल मतलब कोई चीज़ गिरवी रखते हैं। तो इसमें बैंक लोग ज़्यादा डरे हुए नहीं होते और बैंक बहुत आसानी से लोन देता है। जैसे मान लेते हैं आपका घर है, तो अब घर है, अब पता है आपको कि अगर बैंक घर बेचा या आप ही घर बेचोगे तो 50 लाख रुपए का घर होगा। आपको बैंक से 30 लाख रुपए चाहिए पढ़ाई के लिए, से फॉर एग्जांपल। तो अगर आप बैंक को बोलोगे हमारा घर गिरवी रख लीजिए और हमको 30 लाख रुपए लोन दे दीजिए, बैंक कोई दिक्कत नहीं देगा, बोलेगा हाँ तुरंत ले लो, क्योंकि उसको भी पता है कि आपका मकान 50 लाख रुपए का है और आप 30 लाख रुपए ले रहे हो। तो सिक्योर्ड लोन लेना सबसे आसान है, पर यह बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि भाई अब जिसके पास 50 लाख का मकान है, गरीब वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गरीब वो नहीं हो सकता, बट जनरली ऐसा केसेस कम होता है। अब मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना कोई घर मकान नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो वो लोग जाते हैं फिर अनसिक्योर्ड लोन में। और अनसिक्योर्ड लोन में रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े ज्यादा हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या है। अब सिक्योर्ड लोन आपको बता दिया कि भैया यहाँ पर एसेट वगैरह गिरवी रखा जाता है, और अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज का दर, वो कम होता है, लेस होता है। यहां पर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है सिक्योरिटी नहीं है बैंक के पास। ठीक है। अब लोन 3 तरीके के संस्थान होते हैं जो देते हैं। सबसे पहले सरकारी बैंक होते हैं, दूसरा प्राइवेट बैंक होते हैं और तीसरा एनबीएफसी होते हैं। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसे आप मान के चलिए बंधन बैंक हो गया, लेकिन बंधन बैंक तो अब बैंक हो गया, लेकिन जब पहले था, या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है ना, वो एक तरह का एनबीएफसी है। पेटीएम एक तरह का एनबीएफसी है, नहीं पेटीएम का अब तो लाइसेंस कैंसिल हो गया, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो एनबीएफसी कहलाए जाते हैं, जो छोटे से बैंक्स होते हैं, या छोटे, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये स्मॉल फाइनेंस है। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत, या फिर मन्नापुरम गोल्ड लोन या चोला फाइनेंस, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो मन्नापुरम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, फिर मुथूट फाइनेंस, फिर महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। मतलब ये लोग बैंक नहीं है। जैसे बजाज फाइनेंस बहुत कॉमन नाम है। बजाज फाइनेंस फाइनेंस देता है, मतलब आपको पैसा देगा, लोन देगा, पर ये बैंक नहीं है। तो ये सारे ना प्राइवेट एनबीएफसी में काउंट किए जाते हैं। ठीक। अब ये जो 3 टाइप के लोन देने वाले संस्थान हैं, इसमें सबसे सेफ और सिक्योर है सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक हमेशा रूल रेगुलेशन के साथ चलता है। सबसे आसान, मतलब सबसे बढ़िया होता है यहाँ से लोन लेना। पर चूंकि ये सरकारी है तो ये रूल रेगुलेशन से चलता है, तो इसमें दिक्कत ये होती है कि अब सरकारी वालों को बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ। अब बच्चा बेचारा एडमिशन लेने आया है, अधिकांश लोगों के पास तो इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे सबसे पहले।
हम मानते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी खेती करते हैं, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी सालों से दुकान चलाते हैं, अब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कभी, अब वो इनकम टैक्स रिटर्न दे ही नहीं पाएंगे बैंक को। अब जब वो दे ही नहीं पाएंगे तो बैंक फिर लोन देगा ही नहीं उनको। तो सरकारी बैंक सबसे अच्छा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, झिकझिक नहीं होती है, परंतु यहां पर लोन लेना ही अपने आप में बहुत कठिन है। ठीक। दूसरा आ जाते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक क्या होता है, ये आसान होता है, यहाँ पर लोन लेना आसान है क्योंकि रूल रेगुलेशन कम दिखाते हैं। ये बोलते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसा हो वैसा हो, तुम बता दो भैया ऐसा ऐसा है, ये सुन लेंगे और अगर इनको जमेगा तो दे देंगे लोन। परंतु प्राइवेट बैंक में दो डाउन साइड है। पहला डाउन साइड ये है कि भैया प्राइवेट बैंक जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट से ज्यादा होगा, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो मैनेज है, क्योंकि जब तुम 5 साल 10 साल में लोन चुकाओगे उतना पता नहीं चलेगा तुमको। परंतु दूसरी दिक्कत यहां पर यह है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में अच्छे बैंक पे जाते हैं तब तो अच्छी बात है, जैसे मान लेते हैं प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ऐसा नामी गिरामी बैंक के साथ जाते हो तो ठीक है। पर कुछ छोटे बैंक होते हैं, अब नाम नहीं लूंगा कौन से छोटे, बट बहुत छोटे लेवल के अगर कोई प्राइवेट बैंक है, अगर मान लेते हैं तुमने उससे पैसा ले लिया और बाद में जब तुमको चुकाने का वक्त आया उसमें कुछ 19-20 हो गया, मान लेते हैं तुम पैसा नहीं चुका पा रहे हो या तुम्हारी नौकरी छूट गई या नौकरी लगी नहीं, कुछ ऐसा दिक्कत हो गया, तो उस वक्त ये जो प्राइवेट बैंक है उसमें से बड़े सारे बैंक कुछ अनएथिकल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो पैसा वापस लेने के लिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ में काफ़ी आता है। अब वो बैंक्स कौन से हैं ये मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि सामने से तो सारे बैंक अच्छे दिखते हैं। ये तो जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी तभी पता चलेगा कौन ऐसा बैंक है जो अपनी हरकतें खराब कर दिया, या कहते हैं ना डराने धमकाने वाला उपाय पे आ गया कि भैया पैसा दो नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे ऐसा वैसा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में भी जा रहे हैं तो अच्छे बैंकों के साथ जाइए। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, जो बड़े बैंक है, जो नामी गिरामी बैंक है, क्योंकि ये लोग गलत काम नहीं करेंगे, ये रूल रेगुलेशन से ही चलने वाले बैंक है। क्लियर है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे एनबीएफसी। अब एनबीएफसी में भी ये खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि एनबीएफसी तो और बैंक नहीं है भैया, वो तो ऐसे भी स्मॉल फाइनेंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो यहां पर ये खतरा थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर आपका जान पहचान नहीं, देखो लोन तो मिल जाएगा, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे वैसे वैसे रूल रेगुलेशन कम हो जाएगा और तुमको लोन आसानी से मिल जाएगा। पर जैसे जैसे तुम नीचे आओगे वैसे वैसे लोन आसानी से जहां जहां मिल रहा है वहां वहां खतरा बढ़ेगा। अगर कल को लोन चुकने में दिक्कत हुई या कुछ ऊंच नीच वाली बात हुई, और कई बार ये लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी है एनबीएफसी, उन्होंने बोला कि आपको ना 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, लेकिन जब आप अपना पढ़ाई खत्म करके निकले तो आपको पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चार्ज कर रहे हैं। अब यार 13% पहले ही ज्यादा था, सरकारी बैंक 9% चार्ज करती है, 8% से 9%। 8 से 9% से तुम 13% पे इसलिए अग्री किए क्योंकि भाई तुमको और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जब लोन ले लिए तब इन कंपनियों ने बाद में बताया, जब तुम पढ़ लिए समझदार हो गए, डॉक्यूमेंट निकला, तुमने पढ़ा और डॉक्यूमेंट, तो पता चला ये 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। अब तुम 20% इंटरेस्ट रेट के लिए तुम हल्ला करोगे, तुम बोलोगे ये गलत है, ऐसा है वैसा है। अब यहां पर वो हल्ला सुनेंगे, उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी बड़ा मसला होता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि सबसे पहले ट्राई कीजिएगा सरकारी बैंक, अगर यहां से लोन मिलता है ठीक, नहीं तो गो फॉर प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में हमेशा सबसे पहले ट्राई कीजिएगा एक अच्छे लेवल का बैंक, जो बड़ा बैंक हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सारे बड़े बैंक हैं। उनमें नहीं मिला तब उनसे थोड़े छोटे लेवल के बैंक पे आइए। वहां पर भी नहीं मिला तो फिर बीच में आप जाइएगा, सहकारी बैंक्स भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, जैसे पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, भोपाल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये छोटे छोटे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अगर वहां पर जान पहचान हो तो वहां पर जाइए, कुछ ना मिले तो जाकर एनबीएफसी में जाइएगा, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप जिस बैंक में जा रहे हैं या जो इंसान या जो बैंक संस्थान आपको लोन दे रही है वो कैसी है, तो उसका नाम लिखकर गूगल पे सर्च जरूर कीजिएगा कि भैया हमको ये वाला दे रहा है, ये कैसा है, ये क्या है, इसके बारे में बताओ। तो गूगल आपको सब बता देगा कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, क्या है। क्योंकि ये भी बड़ा दिक्कत होता है, मान लेते हैं आप गए किसी के पास और वो आपको बोला कि ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, ये सोना लाओ, चांदी लाओ, और वो लेके फरार हो गया। तो किसी फर्जीवाड़े में ना पड़ जाए, इसके लिए आप जरूर गूगल करके सारी जानकारी उस संस्थान के बारे में निकालिएगा जरूर, ठीक है। एसबीआई बहुत अच्छा बैंक है, अनडाउटेडली। बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे अच्छे बैंक है। देखो पैसा जहां से मिल जाए वो अच्छा है, जहां से पैसा ना मिले वो बेकार है। समझ गए, बहुत क्लियर सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं।
समय आपको 1 महीने से 4 महीने लग सकता है। ये प्राइवेट बैंक, सॉरी सरकारी बैंक का मैंने लिखा है। प्राइवेट बैंक में ये बहुत फास्ट हो जाएगा, 1 से 4 हफ्तों में हो जाएगा, वीक्स में। और एनबीएफसी में हो सकता है 1 से 4 दिन में हो जाए। तो जैसे जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको लोन मिलना आसान होगा, बस आगे के थोड़ा डेंजरस रहता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग ज़्यादा लेते हैं। तो सरकारी बैंक में समय बहुत कम ज़्यादा लगेगा, प्राइवेट में थोड़ा कम, एनबीएफसी में और कम। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस क्या है, विजिट कीजिए बैंक को, एजुकेशन लोन के बारे में पता कीजिए, एप्लीकेशन लीजिए, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वो जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और फिर फाइनली आपका लोन सैंक्शन होगा। तो अब शुरू करते हैं। इसमें लोन एप्लीकेशन फॉर्म तो चलो ऐसा दिख रहा है, अब ऑफलाइन होता नहीं है, ये पुराना ऑफलाइन का फॉर्म दिखा है। सरकारी बैंक आज भी ऑफलाइन करते हैं। अब एसबीआई, पीएनबी, इन सब में जाओगे तो बहुत जगह तुमको ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, बट ऑनलाइन जनरली सारे लोग आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे चाहिए। आपका पूरा फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा, हो जाएगा। एडमिशन लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कॉलेज वो एडमिशन लेटर देगा कि हाँ भैया आप एडमिटेड हैं, तभी लोन मिलेगा। फी स्ट्रक्चर विद कॉलेज सील, फी का स्ट्रक्चर और कॉलेज का उस पर सील लगा होना चाहिए। कॉलेज ये बात पहले ही लिख के देगा कि भैया आपको इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो और मेरे इस कॉलेज का ऐसा 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 फीस स्ट्रक्चर है। तो पूरा फीस स्ट्रक्चर आप को कॉलेज देगा सील लगा के। उसके बाद प्रोस्पेक्टस आपको कॉलेज का लेना होगा कॉलेज से, और वो सबमिट करना होगा बैंक में, ये बैंक को चाहिए होता है। देन आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी दे देना। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस का प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी पे भी प्रूफ चाहिए। एकेडमिक मार्कशीट इनको चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल कोई नहीं लेगा, कोई मांग रहा है तो गलत कर रहा है। एकेडमिक मार्कशीट सर्टिफिकेट कोई भी ओरिजिनल नहीं जमा होता है बैंक में, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, एनबीएफसी हो, कोई आपसे नहीं मांग सकता। अगर मांग रहा है मतलब वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा आगे चलकर, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। कोई ओरिजिनल मार्कशीट या कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं दीजिएगा, सब फोटोकॉपी लगता है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एफिडेविट अगर बना के बैंक मांगता है तो आप एक एफिडेविट बनाइए, ये आप ओरिजिनल दे सकते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो दोबारा ना बन पाए, ये बार बार बन सकती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम, कोई भी एग्जाम, ध्यान रखिएगा बैंक तभी लोन करेगा जब आप कोई एग्जाम पास करके गए हैं उस कॉलेज में। अगर आप बिना एग्जाम के बस ऐसे ही चले उठे पटे गए तो फिर मुश्किल होता है लोन प्रोसेस में। तो आपका एग्जाम स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ द मेरिट एडमिशन, ये सब दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद अब आपके माता पिता का क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अब मेरे को जरा चैट बॉक्स में बताओ, आप में से कितने ऐसे हैं जिनके माता पिता सैलरीड हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए। कितने ऐसे हैं जिनके माता पिता नॉन सैलरीड, मतलब बिजनेस, अपना बिजनेस है तो बिजनेस ओनर बी लिख दीजिए। सैलरीड में सरकारी और प्राइवेट दोनों आ जाएंगे। और कितने ऐसे हैं जो सैलरीड भी नहीं है, बिजनेसमैन भी नहीं है, जैसे मान लेते हैं किसान हैं, खेती कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, पर उन्होंने आज तक कभी बिजनेस जैसा दिखाया नहीं, या कुछ तो कहते हैं ना, मतलब बस गल्ले पे बैठते हैं, या फिर मजदूर हैं, से फॉर एग्जांपल लेबर हैं। अब वो लेबर वाला अपने आप को बिजनेस भी नहीं कह सकता, सैलरी भी नहीं कह सकता। तो थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। थर्ड ऑप्शन वाले को 3 लिख दो। कितने लोग थर्ड ऑप्शन में हैं? तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चे तो एस 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 लिख रहे हैं, नहीं बी वाले भी हैं, बहुत सारे बी वाले भी हैं यहां पर। एस, अच्छा एस और बी का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, एस एंड बी बोथ, अच्छी बात है। कैटेगरी थर्ड में कौन कौन है कि भैया पिताजी ना ही सैलरीड है ना ही बिजनेस में है, वो मतलब तीसरा कैटेगरी की भैया हो सकता है लेबर हो, या हो सकता है किसान हो सकता है कुछ भी ऐसा। थर्ड वाले लोग भी बहुत सारे हैं, फार्मर हैं, मैं देख पाया थर्ड वाले भी बहुत सारे हैं। तो मैं अब आपको सबके बारे में बताता हूँ। सैलरीड कोई भी है तो बहुत आसान है उसके लिए लोन होना, बहुत ही आसान। लास्ट के 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा, आपके पिताजी भरते होंगे। इन केस नहीं भरते हैं तो उनको बोलिए कि भर दें, या तो खुद से ऑनलाइन जाके भर सकते हैं जैसे मैं खुद भरता हूं, अन्यथा सीए के द्वारा भरवाया जा सकता है। सीए थोड़ा बहुत 500-1000 रुपये जो भी लेगा वो आपका भर देगा इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर्म 16 चाहिए होता है, ये अगर आप एक ऐसे प्रॉपर कंपनी में एम्प्लॉयड हैं तो वो कंपनी आपका फॉर्म 16 देती है। और लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। तो ये सैलरीड वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है लोन लेना। नॉन सैलरीड के लिए थोड़ा मुश्किल है, बिजनेस ओनर्स के लिए, उनके लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट किया हुआ बैलेंस शीट लगेगा और लास्ट 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट। ये इतनी सारी चीजें वही लोग दे पाएंगे जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या बड़े लेवल पे है, क्योंकि ऑडिट कराया हुआ बैलेंस शीट ऑडिट हमेशा एक सीए करता है। अब सीए तो 90% लोग तो हमारे देश में सीए रखते ही नहीं है, बिजनेस वाले लोग। तो अगर आपके पिताजी का बिजनेस बड़ा है तो ये हो पाएगा। अब मान लेते हैं आप इन दोनों में आ रहे हैं पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर मान लेते हैं आप कैटेगरी 3 में ही आ रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो आपको एक और बात बता दूं,
भारत सरकार का जो कानून है वो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसके माता पिता कुछ भी नहीं करते हो, या चलो मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता ही ना हो, उस बच्चे को भी पढ़ाई का पूरा अधिकार है। एंड हेंस अगर कोई बच्चा या उसके माता पिता इनकम का कोई प्रूफ नहीं दे पाते हैं बैंक को, तो भी एक बैंक उस माता पिता को एजुकेशन लोन देने से डिनाई नहीं कर सकता है। यह सरकारी रूल है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया रूल है। ठीक है, तो अब आपको मैंने ये रूल बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और बताता हूं। ध्यान दीजिए, ये रूल बनाया है सरकार ने बनाया है, पर ये रूल ऑन ग्राउंड फॉलो नहीं होता है। जब आप बैंक में जाएंगे तो बहुत सारे बैंक बहुत ज़्यादा डिनाइल देते हैं, बोलते हैं नहीं देंगे लोन, ये लाओ वो लाओ, फलाना ढिमकाना। ये बड़ी दिक्कत आती है, मेरे को भी अपने टाइम पे बहुत आई थी। तो अब आप इतने सक्षम तो होंगे नहीं कि आप बैंकों से लड़ें और उनको रूल दिखाएं और ये वो फलाना ढिमकाना। तो आप इसमें बस एक ही काम कर सकते हैं और इसी का कोशिश कीजिएगा कि किसी भी बैंक में कोई भी जान पहचान वाले इंसान को निकालने की कोशिश कीजिए। अगर वो जान पहचान कोई अच्छी लेवल पे है, कोई अच्छे पद पे वो वहाँ पर हैं, वो काम करते हो, तो ये सबसे आसान चीज़ हो जाएगी और सबसे अच्छा हो जाएगा। जान पहचान निकालने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको लोन सबसे आसानी से मिलेगा। मुझे भी, मतलब मेरे पिताजी के पास, तो मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ। मेरे पिताजी, मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, NIT में हो रहा था लेकिन वहाँ पर हो नहीं पाया। फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। अब एक तो कॉलेज ख़राब था, तो कॉलेज में कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, मेरे पिताजी सैलरीड थे लेकिन ना ITR भरते थे, ना फॉर्म 16 था, ना पिछले 3 महीने से नौकरी छुटी हुई थी उनकी, तो उनके पास 3 महीने का सैलरी स्लिप नहीं था। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बैंक ने मांगा तो दिखा कि कभी 1 महीना सैलरी आया है, 2 महीना नहीं आया, फिर 1 महीना आया, फिर 2 महीना नहीं आया। तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट सैलरीड क्लास होने के बावजूद मेरे पिताजी के पास नहीं था। तो हेंस मेरे को, मैं 2-3 बैंक गया, सारे बैंकों ने भगा दिया, बोला नहीं हम आपको लोन ही नहीं देंगे। फिर जान पहचान हमने निकाला। हमने जब जान पहचान निकाला तो उन्होंने ही ये बात बताई, जो बैंक में वो भले इंसान थे जिन्होंने मेरा लोन किया था एजुकेशन का, उन्होंने ये बात बताया कि देखिए रूल के हिसाब से कोई बैंक आपको मना नहीं कर सकता। बच्चे की पढ़ाई सर्वोपरि है और एजुकेशन लोन हर बैंक को देना मैंडेटरी होता है, लेकिन कोई भी ये रूल फॉलो नहीं करता और एक आम इंसान बैंक वाले को बाध्य कर नहीं पाता। उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बैंक वाले को बाध्य कर दे कि लोन दे दे, तो इसीलिए ये रूल कोई फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए आप भी लड़ने झगड़ने में मत घुसिएगा, कोई जान पहचान का इंसान निकालिएगा, कोशिश यही कीजिएगा एजुकेशन लोन लेना हो तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन लोन की और कुछ स्कीम्स हैं जो सरकार चला रही है, जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम इसको कहते हैं। इस स्कीम के तहत बच्चों को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से लोन देने का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें क्या है, लोन्स आर गिवन विदाउट एनी कोलैटरल और गारंटर एंड द अमाउंट इज नीड बेस्ड विथ नो फिक्स्ड अपर लिमिट। तो आपको कितना भी अमाउंट मिल सकता है और इसमें कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अब किसी भी बच्चे का या उसके परिवार का सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको लोन तो मिलेगा, पर उस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बस आपको मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे अगर आपने 10 लाख का लोन लिया, सिर्फ आपको 10 लाख चुकाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। और कोई भी ऐसा बच्चा जिसके परिवार की सालाना आय 4.5 लाख से 8 लाख के बीच में है, उसको जो भी लोन मिलेगा, उस लोन में उस बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसमें 3% रिड्यूस कर दिया जाएगा। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन PM विद्या लक्ष्मी योजना के। ठीक है, तो ये आपको फायदा मिल जाएगा अगर आप टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे BTech, IIM, ये सब कोर्सेज हैं। अगर अदर कोर्सेज कर रहे हैं, BSc और SC टाइप का नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, तो वहां पे भी दोनों जगह 3% का इंटरेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। Clear? For loan amount up to 7.5 lakh, the government of India will provide a 75% credit guarantee, helping banks expand their coverage. तो भारत सरकार बैंकों को ये फायदा देती है कि भाई आप लोन दीजिए 7.5 लाख तक का, वहां तक का तो गारंटी हम आपको देंगे। क्लियर? आगे एलिजिबिलिटी क्या होगा? तो एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आप इस PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के तभी भागीदार बन सकते हैं जब आपने एडमिशन जिस कॉलेज में लिया है वो कॉलेज क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस QHEIs है। मतलब वो एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत ही हाई क्वालिटी का हायर एजुकेशन आपको दे रहा है। अब ये हाई क्वालिटी का हायर एजुकेशन कैसे पता चलेगा? तो इसमें सारे IIT, सारे NIT, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सारे GFTI आते हैं, पर उसके साथ साथ टोटल 860 कॉलेजेस हैं। कितने? 860। इस पूरे 860 कॉलेज की लिस्ट दी हुई है इन्हीं सरकारी वेबसाइट पे। PM विद्या लक्ष्मी योजना का सरकारी वेबसाइट भी बना हुआ है। उस सरकारी वेबसाइट पे जब आप अपना एप्लीकेशन डालेंगे तो उस 860 कॉलेजेस का नाम आ जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं कि आपका कॉलेज उसमें लिस्टेड है या नहीं है।
क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो इनकम लिमिट फॉर लोन एलिजिबिलिटी अंडर दिस स्कीम। तो आपके माता पिता को कोई इनकम दिखाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा। क्लियर? अप टू 15 ईयर्स आप लोन जो मिल जाएगा 15 साल तक उसको चुका सकते हैं। तो 4 साल 5 साल की डिग्री होती है, बचा हुआ 9-10 साल 10-11 साल आपको मिलता है लोन चुकाने के लिए। और 3 सिंपल स्टेप्स टू अप्लाई फॉर एन एजुकेशन लोन। आपको जाना है vidyalakshmi.co.in, vidyalakshmi.co.in/students। इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा सारा डिटेल। आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, उसके बाद मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई करना है। जिस भी बैंक से अप्रूवल आ जाता है आप वहां उस बैंक पे चले जाइए, उस बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। क्लियर है? आगे दूसरा है एसबीआई का स्कॉलर लोन स्कीम। एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम क्या है? तो एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम इज अ स्पेशल एजुकेशन लोन ऑफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यहां पर एसबीआई ने 4 कैटेगरी बना रखे हैं। एसबीआई कहता है कि मैक्सिमम लोन लिमिट, नो सिक्योरिटी, ओनली पेरेंट गार्जियन एज को बोरोवर। तो कोई आपको कुछ वो गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप एक ऐसे कॉलेज में गए हैं जो इनके लिस्ट में AA लिस्ट में है, लिस्ट AA। अब ये लिस्ट AA क्या है ये नहीं पता, मतलब तो एक्चुअली क्या है कि एसबीआई अपने इंटरनल में कॉलेजेस को अलग अलग लिस्ट में डाला होगा। जैसे आईआईटी सबसे बेस्ट कॉलेज है तो लिस्ट AA में होगा। तो अगर ऐसे कॉलेज में आप जा रहे हैं तो आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसमें आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप कोई लिस्ट A कॉलेज में है, जैसे मान लेते हैं एनआईटी में है, वीआईटी में है, बिट्सैट में है, बिट्स पिलानी में, तो लिस्ट A कॉलेज है, यहां पे आपको 40 लाख तक का अमाउंट मिल जाएगा विदाउट एनी कोलैटरल। ठीक है? अगर आप लिस्ट B कॉलेज में है तो आपको 30 लाख तक का मिलेगा, और अगर आप लिस्ट C में है तो 7.5 लाख तक का मिलेगा। तो लिस्ट C में बाकी सारे बचे हुए कॉलेजेस होते हैं। अब यहां पर आपका कॉलेज लिस्ट AA में है, A में है, B में है, C में है, इसके लिए आपको एसबीआई ही जाना पड़ेगा, वहीं पे पता चलेगा। ठीक है? तो आप इस तरीके से लोन एसबीआई से भी ले सकते हैं, ये भी एक स्कीम है। ना मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए क्राइटेरिया बस यही है कि आप भारतीय होने चाहिए या एनआरआई होना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ होना चाहिए, और आपका 12वीं कंप्लीशन होना चाहिए। 15 साल का आपको मिल जाएगा पीरियड। तीसरा है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, CSIS। अब ये CSIS क्या है? तो इसमें क्या है, यहां पर आपको कोर्स ड्यूरेशन में कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर सब्सिडी। तो आपको यहां पर क्या किया जाता है, सरकार बोलती है कि हम आपको ना आपके इंटरेस्ट का सब्सिडी देंगे। इंटरेस्ट मतलब अब जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया कॉलेज में पढ़ने के लिए, अब 20 लाख रुपए पे बैंक ने बोला हम 12% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये बोलती है कि हाँ वो 12% सरकार बियर कर लेगी, वो बैंक को दे देगी, आपको सिर्फ वो 20 लाख रुपए देने हैं जो आपने लिए थे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो ये है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। Students whose family income is up to 4.5 lakhs rupees per year can get full interest subsidy on their education loan during the study period and 1 year after the course ends. उसके बाद student whose family income is 4.5 लाख रुपए per year must be enrolled in professional or technical courses from NAIC accredited। अब आपका कॉलेज अगर ये accredited है तभी आपको मिलेगा, या फिर NBA accredited है तो आपको मिलेगा। तो जनरली कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो ये accreditation उनके पास होता है। तो अगर आपके पास ये accreditation है तो आपको ये लोन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अब you don't have to pay interest during a course and 1 year after it ends moratorium period. After that you'll need to repay both the interest and the loan as per the banker's rule. क्लियर? तो आपको एटलीस्ट 5 साल का समय मिलेगा, जिस 5 साल में आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, तो अब ये कुछ बैंक्स हैं फेमस बैंक जिनका इंटरनेट पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ था, तो ये मैंने उठा के कॉपी कर दिया है। ऑब्वियसली जब आप बैंक में जाएंगे तो ये वेरी करेगा। सबसे फेमस SBI है, तो 8% से लेकर 12.25% तक इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। वैसे ही PNB है 4% से 12.75% तक। तो अब आप देख लीजिएगा, देखो देखने में लग रहा है कि ये 4% तक पे भी दे रहा है, पर एक्चुअली में देगा कि नहीं ये आपको बैंक जाके ही पता चलेगा। ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, सारे बैंकों का मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोटा मोटी। बहुत सारे बैंक, अब जैसे एक्सिस बैंक पहले से बता रहा है कि भैया आप हमारे पास आइएगा तो सोच कर आइएगा कि हम 13.7% पे लोन देंगे, 13.7%, और इससे ज्यादा भी ले सकते हैं हम आपसे, ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये पहले से बता दिया है कि अगर आप एक्सिस बैंक में आ रहे हैं तो समझ के आइएगा कि 13.7% का एजुकेशन लोन मिलेगा, उससे कम नहीं देंगे। हो सकता है बैंक में बात कीजिए, शायद कम में भी हो जाए, कई बार कम में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इतने पे ही देते हैं, कई बार कम में भी दे देते हैं। ठीक है? तो ये आप जाकर बैंकों में ही पता कीजिएगा, तभी पता समझ में आएगा। अब जैसे कैनरा बैंक ने सबसे सिंपल लिखा है कि भैया फ्लैट 9.25% पे देंगे, ना ज़्यादा ना कम। अच्छी बात है, ये अच्छा लगा। ठीक है? तो बाकी आप डिटेल बैंक से ही निकालिए।
तो ओवरसीज एजुकेशन लोन, तो ये पूरी बात थी डोमेस्टिक एजुकेशन लोन की। ओवरसीज में भी अगर कोई बच्चा जाना चाहता है और वहां पे भी एजुकेशन लोन लेना चाहता है, तो मैंने इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाया है, ऑल अबाउट एजुकेशन लोन विच इज द बेस्ट ऑप्शन। ये ओवरसीज के लिए कि अब्रॉड में अगर आपको जाना है और एजुकेशन लोन लेना है तो क्या करना चाहिए। तो ये लेकिन मैंने ओवरसीज के लिए बनाया है। ये वेदांतु स्टडी अब्रॉड एक चैनल है जहां पर मैं अब्रॉड के पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें बताता हूं। तो आप इस चैनल पर भी जा सकते हैं और यहां पर जाके सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो कोई भी बच्चा जो अब्रॉड जाना चाहता है और वहां के एजुकेशन लोन की बात जानना चाहता है तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। अब्रॉड के एजुकेशन लोन का प्रोसेस पूरी तरह से डिफरेंट होता है। क्लियर? चलिए, तो देवियों और सज्जनों, ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा और सारी बातें समझ आई होंगी और आपके यूज़ का रहा होगा। तो बस इसी के साथ विराम देते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, और आपकी कोई भी ज़रूरत हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।